लिख दिए। बदल दें। अब देखिए कोई भी मेटल होगा ना, MgCl2, CaCl2, सब इसी तरह से मेटल जनरली जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। और नॉन मेटल जाएगा कैथोड पे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन। और क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या हुआ, ऑलवेज यू रिमेंबर एनॉक्स रेड कैट। क्या रिमेंबर करना है जानते हो, एनॉक्स रेड कैट मतलब, हाँ, ये कभी गलत नहीं होता है। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। एक बैल और लाल बिल्ली है ना, एक बैल है और लाल बिल्ली, ऐसे याद रखना है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, किसी भी केस में गलत नहीं है ना इलेक्ट्रोलिसिस में आगे आकर के कोई भी। अब जरा देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस करना है H2SO4 का, H2SO4 का कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का, पानी नहीं है, पानी नहीं है, केवल H2SO4 है। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में H2SO4 टूट के क्या बनेगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, कैथोड पे कौन जाएगा, एट कैथोड 2H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। क्या एनोड पे क्या होगा, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, SO4 2 माइनस, जानते हैं SO4 2 माइनस कैसे जाता है, 2SO4 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और थायोसल्फेट आयन बनता है, या थायनेट आयन, थायोसल्फेट बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, दो दूनी 4 था, 4 में से 2 लॉस किया, 2 इसके पास ही है ना। अब इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी एक दिक्कत और आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना 2 सल्फेट आयन आएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4। अब 2H से तो 2H कटेगा, 2H तो रह जाएगा, 2 सल्फेट से 2 सल्फेट कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन भी कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या बचा, 2 मॉलिक्यूल H2SO4। देखो कि ये आता रहता है ज्यादा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड प्लस, सॉल्यूशन में क्या है, H2 Na2SO4 रहता, Na2H2OH, सोडियम थायोसल्फेट है ना, हाइड्रोजन थायोसल्फेट। जल्दी से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए तो क्या निकलेगा, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, एग्जाम्पल बताने में ही समय लग जाता है, एग्जाम्पल जो बताते रहते हैं हम वो क्वेश्चन ही होता है, क्वेश्चन ही बताया ना कि सल्फ्यूरिक एसिड में क्या प्रोड्यूस हुआ। हाँ, वाटर में
OH माइनस वाटर देता है। जल्दी से 1.5 घंटा वाला चैलेंज है ये, इलेक्ट्रोलिसिस खत्म करना है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, बढ़िया है। H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। देखो फटाफट हो जाएगा। आप देखो H2O, यहाँ नई नई बात सीखना है। H प्लस और OH माइनस एट कैथोड कौन जाएगा? H प्लस। इलेक्ट्रॉन लेगा, बाद में देखेंगे बैलेंस कैसे करते हैं। एट एनोड OH माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। OH माइनस जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो देखो कैसे करता है, जरा समझोगे। OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, 4 OH माइनस, एक H2O निकल जाएगा ऐसे। एक OH ये निकल गया क्या? ये निकल गया क्या? बच क्या गया? O2। तो हमें OH से कुछ निकालने के लिए कितना OH चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तब 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा इससे। 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा, 1 2 4 OH से। 4 OH निकालने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल कितनी लेनी पड़ेगी? तो 4H प्लस और 4 OH माइनस आएगा। 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2H2O बनाएगा। तब 4 OH 4 लेकर के ये बनेगा। देखिएगा अभी भी बात बाकी है। 4H2O 2H2O, 4H2O 2H2O, कितना बचेगा? 2H2O। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 4H से 4H कट जाएगा, 4 OH से 4 OH कट जाएगा। क्या बच गया? 2H2 प्लस 2H2O तो घटा दिए थे। ये मिला आपको एट कैथोड और ये मिला एनोड। इन द रेशियो ऑफ 2:1 मोलर रेशियो। इसको इग्नोर मत करिएगा, खास के आईटी वाले लोग तो एकदम नहीं करिएगा। उसमें यदि ये सवाल कभी भी किसी हालत में आएगा तो नंबर ऑफ मोल लेके ही आएगा, है ना। उसको कुछ नहीं लगता है लिखने में कि प्रोडक्ट हाइड्रोजन और जो मिलेगा कैथोड नोड पे इन वाट मोलर रेशियो। 4 ऑप्शन आराम से बन जाता है। आप जानते रहते हो कि H2 और O2, उसी में 4 2 ऑप्शन में एनोड कैथोड उलट देगा, 2 ऑप्शन में 1:2 2:1 लिख देगा। 4 ऑप्शन बन गया उसका, है ना। आंसर आपको भी पता है, उसको भी पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और आपको भी पता है 2:1 या 1:2 होगा, उसको भी पता है। एग्जैक्ट यदि ये आएगा तब तो गलती नहीं होगा, याद किया रहेगा तो हो सकता है। सवाल आसान होता है, कंपटीशन टफ होता है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बनाकर। इसको कौन कहेगा सवाल टफ आया था? वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट पूछ दिया, तो सब दिन आसान सवाल में गिना जाएगा, तो टफ क्या होने वाला? यही यही वाला। कभी ग्राम उराम भी लिख सकता है ना। इसमें पूरा मोल कंसेप्ट लग सकता है कि हाइड्रोजन यदि 2 ग्राम प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन कई ग्राम होगा एनोड पे, इसी रेशियो में जाएगा। 2:1 का मोलर रेशियो है, तो 2 मोल यदि है तो 4 ग्राम है, 1 मोल है तो 32 है। तो ग्राम में देखें तो रेशियो 4:32 का है। तो 2 ग्राम वो प्रोड्यूस होगा तो 16 ग्राम ये प्रोड्यूस होगा। 1 ग्राम प्रोड्यूस होगा तो 8 ग्राम प्रोड्यूस होगा। दीज ऑल विल बी द आंसर। और सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मोल कंसेप्ट को छू लिया।
जल्दी से। मेजर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल आता है अगले वाले टॉपिक से, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसका कराते हैं? एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स का। हो गया? ये चल नहीं रहा। हो गया? बढ़े। नाउ द electrolysis of aqueous electrolyte। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। कोई बता सकते हैं एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या निकलेगा? एक्वस NaCl या एक्वस कोई भी साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करने से दो चीज का इलेक्ट्रोलिसिस होता रहता है। कितने चीजों का? दो चीजों का। कौन कौन से दो चीज का? एक इलेक्ट्रोलाइट का और एक वाटर का। अब NaCl एक्वस है तो इसमें Na प्लस भी होगा, Cl माइनस भी होगा और H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा। ठीक है। अब कैथोड पे कौन जाएगा या एनोड पे कौन जाएगा, इसलिए कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और ये कंपटीशन Na प्लस और H प्लस के लिए होगा। ये दोनों एक साथ कॉम्पिटिट करेगा, Cl माइनस और OH माइनस। याद होगा लिकबा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब हक्कू। जो इस सीरीज में नीचे होगा वो कंपटीशन जीतेगा। यानी कैथोड पे सोडियम या हाइड्रोजन जब दौड़ लगाएगा तो हाइड्रोजन जीत जाएगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है। सोडियम का माइनस में होता है, 2.51 माइनस में सोडी, और हाइड्रोजन का 0 होता है, तो 0 ज्यादा है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पे। और Cl और OH माइनस में हमको सीरीज याद करनी पड़ेगी। आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू। हनी सिंह में OH ऊपर है, आई बारात कल, कल नीचे,
तो नीचे जो होगा वो एनोड पे जाएगा। देखिए कितना यूजफुल है वो, क्लोरीन रह जाएगा NaOH इसी में। ठीक है, देखिए 4 इक्वेशन लिखाता है इसमें। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, सवाल बनने से मतलब होगा, देखिएगा आप समझिए, Na+Cl माइनस वाटर है, ये भी साथ में, चूंकि एक्वस लिया हुआ है, H+OH माइनस एट कैथोड, कैथोड पे H+ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन गैस के रूप में निकाल दीजिए उसको। एट एनोड Cl- जाएगा, तो 2Cl- को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा के Cl2 के रूप में निकाल दीजिए आप उसको। अब इसको जोड़ दीजिए, 2H2O 2H+, 2OH-, 2NaCl 2Na+, 2Cl-, 2H+ से 2H+ कैंसिल, 2Cl- से 2Cl- कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, 2NaCl प्लस 2H2O H2 प्लस Cl2 प्लस 2NaOH, इसको कॉस्टिक सोडा बोलिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड, Cl2 गैस इवॉल्व एट एनोड। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको कैथोड पे निकलेगा क्या और एनोड पे क्या निकलेगा, ये बताना रहता है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट बना नोट में, enduring competitive electron transfer, the metal which placed below in the reactivity series discharge at cathode, है ना, और anions which placed below in the activity series discharge first at anode। लिखिए जल्दी से, उसको लिखना है। ये कॉन्सेप्ट से सारा का सारा आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का काम खत्म हो जाएगा। हो गया, नोट में लिखें, लिखें नोट, enduring competitive
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम which placed below in the activity series discharge at cathode while non-metal और इलेक्ट्रोनेगेटिव और इतना काहे के लिए एटम या फिर एनायंस, इसको कैटायन लिख देना, which placed below in the activity series discharged first at a node. और ये दोनों का एक्टिविटी सीरीज क्या है लिख दें फिर से, आदन लिखबा सरकाना मगल मनजन कर कड फेकोनी सन पब ह कु एजी एजी पीटी एयू है ना। और एक ठो है आई बारात कल हनी सिंह, फिर से शुरू, दोनों में जो नीचे होगा वही जाएगा कैथोड पे, है ना। फॉर कैथोड जो नीचे है वो जाना है और फॉर एनोड। अब इसके आगे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हमें बताने की जरूरत नहीं है, जरा दिमाग लगाना यहाँ पे। एक्वस CuCl2 बताओ कैथोड पे कौन जाना है एनोड पे कौन जाना है, कैथोड पे एनोड पे। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं एक्वस कॉपर क्लोराइड का, दिमाग लगाना है CuCl2 के साथ H2O भी होगा, HOH होगा, एक्वस है इसीलिए, नहीं रहता एक्वस तो पूछने की जरूरत है नहीं, कॉपर और क्लोरीन जाएगा ही। तो एक्वस कॉपर है और एक्वस H+ है, Cu जाएगा और क्लोरीन ही ना। चलिए ऐसे दिमाग लगाते रहिए। AgF बताइए क्या जाएगा, हाइड्रोजन से नीचे देखिएगा सिल्वर, सिल्वर चला जाएगा। फ्लोरीन और OH- देखिए आपको सिखा रहे हैं, सीखिए। जब भी एक्वस रहे ना तो Ag के साथ H और OH समझना पड़ता है आपको, है ना। तो फ्लोरीन और OH- में OH- नीचे होगा और OH- क्या देता है, ऑक्सीजन। क्या एक्वस KBr H होगा OH होगा, H और K में कौन जाता है, हाइड्रोजन, और Br और OH में कौन जाता है। देखिए कैसे प्रोडक्ट बनता है बिना कुछ किए, है ना। जबकि मोलर रेशियो निकालना होगा फिर तो बनाना होगा, है ना, रिएक्शन लिख के काटना होगा। क्या
एक्वस H2SO4, बताइए क्या जाना है कैथोड पे एनोड पे? H2 जाएगा, सल्फेट ऊपर है, OH नीचे है, ऑक्सीजन जाएगा। सोचना क्या है, क्या एक्वस CH3COH। अभी कहां से आ गया, देखिए कहां से आया। जितना I माइनस के नीचे जितना है CH3CO माइनस वगैरह होगा, ठीक है। तो CH3CH3COH और यहाँ पर H, ये माइनस ये प्लस, तो इसके पैरेलल में OH। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन है, कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही जाएगा। लेकिन OH माइनस ऊपर दिखाई दे रहा है और CH3CO सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। तो CH3CH3 बन जाएगा एगो अल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 2 मॉलिक्यूल CO2, है ना। एक्वस HCOH, हाइड्रोजन जाएगा, H2 प्लस CO2 जाएगा। लिखते जाना। Enduring competitive electron transfer, competitive electron transfer, the metal electropositive atom or cation which placed below in activity series discharge at cathode, है ना। while non-metal electronegative atom and ion which placed below in the activity series discharge first at anode, और दोनों सीरीज भी लिख दिए। जो उसमें नीचे होगा वही कैथोड एनोड पे जाएगा। बन जाएगा सब सवाल। कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। एक्वस जब लिखा रहता है तो वाटर छिपा रहता है। अब वाटर में OH माइनस ऑक्सीजन बन के निकलता है और सल्फ्यूरिक एसिड में SO42 माइनस थायोसल्फेट आयन बन के निकलता है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये ना कि वो उतना सर बता दिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लो बन जाए, है ना। किसी में इतना सब कुछ रह गया तो यही कैथोड पे जाता है, और क्या। बाकी इतना सब ऊपर वाला कोई रह गया तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाता है। यही तो बताए, इतना सब कोई मेटल रह जाएगा वाटर में तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पे। कभी भी एक्वस में सल्फेट, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ये सब तो कभी जाइबे नहीं करेगा, क्योंकि पानी रहेगा तो ऑक्सीजन गैस ही बन के निकलेगा। सल्फेट नाइट्रेट वाला सवाल तो ऐसे ही हल्का हो जाएगा, क्या। सल्फेट नाइट्रेट वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएगा। पढ़े। एक होता है टाइप 3 में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड।
देखो इसमें क्या करना रहता है, एक इम्प्योर कॉपर रड लेना है। क्या लेना है? इम्प्योर कॉपर रड, और एक प्योर कॉपर स्ट्रिप लेना होता है। इम्प्योर कॉपर रड को एनोड बनाना है और इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप को कैथोड बनाना है। इम्प्योर थिक कॉपर रड, प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर। अब इसमें कॉपर सल्फेट डाल देना है, नॉट एक्वस, मोल्टेन ही रहता है। यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड उसी का सॉल्यूशन। खास बात यहाँ पे ये है, इस केस में जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। कॉपर सल्फेट टूटेगा कॉपर 2+ में और सल्फेट 2- में। एट कैथोड कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के रूप में डिपॉजिट होगा। ठीक है, लेकिन मजा यहां पे आना है, एट एनोड जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। ये जो कॉपर का मोटा वाला रड है, इसमें कॉपर एटम है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉपर एटम है और यहां पे सॉल्यूशन में कॉपर आयन है। कोई चार्ज बॉडी होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये कॉपर आयन चार्ज बॉडी है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है ना। पहले फील्ड होगा तभी पोटेंशियल होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब डिफरेंस पैदा हो जाएगा इसके चारों तरफ, तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ, यहाँ तो जीरो पोटेंशियल में कॉपर एटम है, तो ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, कॉपर आयन और कॉपर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, and in these potential difference copper lose electron and it become copper 2+। कॉपर एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना, और वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन कॉपर को क्या बना देगा, CO2+। तो ये जो प्योर रड था थिक वाला, वो हो जाएगा पतला, और ये हो जाएगा मोटा, ये हो जाएगा, है ना। तो कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, कॉपर डिजॉल्व एट एनोड। देखिए यहां से कॉपर निकला, कॉपर आयन, और कॉपर आयन फिर से यहाँ क्या हो गया, डिपोजिट। तो एक ऐसे आप समझिएगा, कॉपर, ये कॉपर आयन देगा और ये कॉपर के रूप में डिपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि दे चुका है इसलिए सर्किट पूरा है। इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये वहां होगा जहां आप जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उसी का इलेक्ट्रोड बनाए। ठीक है, अब यदि आपसे पूछता है, ये खत्म हो गया, कॉपर डिपोजिटेड, क्या लिखाएगा, तो कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, यहां लिखाएगा कॉपर डिजॉल्व एट एनोड, है ना। अब पूछा जाएगा आपको कि AgF यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, अब बताइए क्या होगा। तो क्या कहेंगे, सिल्वर
deposited at cathode silver dissolved at anode। क्लियर है? समझ आ गया? समझ आ गया? ये टाइप समझ में आया कि यदि हम इलेक्ट्रोलाइट जिसका लें उसी का इलेक्ट्रोड लें तो कैथोड एनोड पे क्या होगा? जो एलिमेंट है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा और वही डिजॉल्व भी होगा। एक फायदा होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के काम में आता है। किसके काम में आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस का दो एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने में जैसे इसको कर रहे हैं कॉपर में, अब कॉपर में ये इम्प्योर थिक रॉड था तो इसमें इम्प्योरिटीज के रूप में यदि सिल्वर या गोल्ड प्रेजेंट है तो ये यहीं पे जम जाता है और इसको हम कहते हैं एनोड मड। इसमें आपको यदि सिल्वर है, कॉपर के साथ जनरली सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम ही होता है, तो कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वाला प्रोसेस में जितना खर्च होता है ना उतना इसके गंदगी से मिल जाता है। दैट इज एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। लिखिए हो गया? अब अमाउंट के बारे में जानना होता है इलेक्ट्रोलिसिस में कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या इवॉल्व होगा, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या इवॉल्व होगा कैथोड पे या एनोड पे। ठीक है? ठीक है? तो इसके लिए फैराडे साहब नियम दिए, तो इसमें दो नियम पढ़ना है, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलाइसिस। डिफिनीशन तो किसी को लिखना है नहीं कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, लिखना है क्या? बीएससी पार्ट सेकंड थर्ड में लिखना पड़ता है फिर से एक बार, है ना, उसके लिए अलग से पढ़ लेना है। फर्स्ट लॉ, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सीधा बात। वेट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड और इवॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पासेस अक्रॉस इट। क्या? W बराबर Z इंटू Q। चूंकि आप जानते हो Q इज इक्वल टू आई टी, तो W बराबर ZIT, कहीं कहीं ZCT भी लिखता है करंट। Q बराबर आप जानते हो NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। W बराबर Z इंटू N इंटू E, where Z is called as electrochemical equivalence। Z बराबर electrochemical equivalence। W is equal to amount of substance deposited, और कभी कभी गैस होता है तो निकलता भी है, evolved। I is equal to a strength of current, कितना करंट पास किए, टाइम को सेकंड में लेना है। Q is equal to amount of charge, N number of electron, और E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अब देखिए आप थोड़ा सा और देख लेना। सिंस सिंस W बराबर ZQ, तो Z बराबर W/Q। Q यदि 1 कूलम होगा, ठीक है, तो Z बराबर W। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के बराबर ही होता है। जब आप 1 कूलम चार्ज पास करते हैं, 1 कूलम चार्ज को I बराबर 1 एम्पियर और टाइम बराबर 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। यानी कि जब आप 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक उसमें रीच कराते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं, है ना। इसका डिफिनीशन कौन सही है कौन गलत है वाले में काम आने के लिए लिख देते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और evolved when 1 coulomb of charge passes across the voltameter। इलेक्ट्रोलिटिक वेसल्स को कहते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस।
अरे वाह, यूट्यूब पे पढ़ाने से पैसा भी देता है। 20 रुपया कोई दिया है जी? थैंक्स तो बनता है। यानी कि पहली बार है। हाँ देख रहे हो, शिव संत 20 रुपया। वहाँ चार्ट रेवेन्यू में भी 20 रुपया दिख रहा है पहली बार। कुछ करने से कुछ होता है कि? हाँ ऐसे ही 20-20 रुपया देगा तो 20,000 भी आएगा। अब लिखा कुछ नहीं है, शिव संत कोई है जो 20 रुपया दे दिए हैं। अब ये तो हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अब आज के बाद पता करते हैं पैसा कैसे मिलता है। शिव शांत, शिव संत। अब देखते हैं कि अंधे होकर के मेहनत करते रहते, यूट्यूब का कुछ बहुत नॉलेज तो रहता नहीं है, शुरू से पढ़ा रहे हैं। तो फरवरी में चैनल मोनेटाइज हुआ, 1 फरवरी को। यानी कि उस पे ऐड के थ्रू अब पैसा आना चालू होगा, अब जैसा चलेगा चैनल। तो अभी 18 या 20 दिन हुआ है, तो शायद देखे तो 45 रुपये आए थे, है ना? हाँ 45। तो वैसे ही चल रहा है अपना, उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है। देखते हैं फिर उसमें क्या मेंबर बनाने वाला, ये सब डेवलप हुआ है अब। ऐसे पहले ये पता नहीं था कि कैसे सब्सक्राइबर बना करके वो पैसा पेमेंट वाला सब्सक्राइबर कैसे होता है। नहीं वो 999 रुपये में सब्सक्राइबर बेचता खरीदता है, तो कैसे होगा अपने ही चैनल पे, हमको तो पता ही नहीं। तो वो शुरू हुआ फरवरी में, जबकि लगे थे जून में। वैसे ही फ्राइडे फर्स्ट ला के बाद फ्राइडे सेकेंड लो। तो डब्लू का 3 फार्मूला देखने के बाद फ्राइडे साहब जब कहे कि सेम करंट लेंगे दो अलग अलग वेसल में, क्या लेंगे? सेम करंट लेंगे, अलग अलग वेसल होगा तो सबस्टांस भी अलग अलग होगा, और सबस्टांस अलग अलग होगा तब वो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। देखिएगा यहाँ कंडीशन के साथ सेकेंड लॉ है, इस वजह से बता रहे हैं। सेकेंड लॉ में एक वेसल ये, एक वेसल ये, दो अलग अलग वेसल है, दोनों को सीरीज में जोड़ देना रहता है। सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि दोनों में सेम चार्ज या सेम करंट पास करना है। सुनते रहिएगा, ये देखिए यहाँ जिंक सल्फेट और यहाँ आप मान लो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और यहाँ मान लो कॉपर सल्फेट। अब ये दोनों में चार्ज सेम पास कर रहे हैं, Q1 Q2, करंट सेम पास कर रहे हैं, मतलब सीरीज में जोड़े हुए हैं। तो जिंक कितना डिपॉजिट होगा, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? क्योंकि पहले में था कि जितना करंट, जितना चार्ज आप डालिएगा उतना अमाउंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो इसमें W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E कहा गया इफ चार्ज इज सेम। देखो लॉ क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट
when same charge passes across them. अब W बराबर कांस्टेंट इंटू ई, W बाई ई बराबर कांस्टेंट, W बाई ई बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो W बाई ई बराबर कांस्टेंट, तो W1 बाई E1 बराबर क्या लिख देंगे, W2 बाई E2, और W1 बाई W2 बराबर क्या, E1 बाई E2। यानी कि यहाँ पे हम लोग लगा सकते थे कि वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय वेट ऑफ जिंक डिपोजिटेड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, क्या लिख सकते थे ना। तो ये फैराडे सेकंड लॉ है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। क्लियर। The amount of substance deposited or evolve when same charge passes across them is directly proportional to their equivalent weight। लिख दिए। अब दोनों लॉ को क्या हो गया, क्या हो गया, अब ये दोनों लॉ को मिला देना है ना। क्वेश्चन तो उससे आता है। देखो, फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ
फैराडे लिखें एफ को, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q पढ़े या W बराबर ZQ पढ़े, तो W1 बराबर Z1Q1, W2 बराबर Z2Q2, W1 बाई W2 बराबर Z1Q1 बाई Z2Q2। ठीक है, ठीक है। W1 बराबर Z1Q1 Z2Q2, क्या इफ Q1 बराबर Q2, बोलो क्यों सर? तो बोलोगे इंट्रोडक्शन ऑफ फैराडे सेकंड लॉ इन फर्स्ट लॉ, इंट्रोडक्शन ऑफ फैराडे सेकंड लॉ इन फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में तो यही माना गया ना Q1 बराबर Q2, तो यदि ये वाला इसमें हम पुट कर दें तो सेकंड लॉ को हम फर्स्ट लॉ में डाल दें, देन W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई Z2। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2। इक्वेशन 2 कर लेते इसको, इसको इक्वेशन 1 कर लेते। चूंकि दोनों का कंडीशन हमने मिला दिया हुआ है, चार्ज सेम है दोनों में, तो इधर आ रहा है W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई Z2, उधर आ रहा है W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2। तो लिख सकते हैं W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2 बराबर Z1 बाई Z2। देन वी कैन राइट Z1 बाई Z2 बराबर E1 बाई E2। क्या इसका ये मतलब हुआ, जरा समझ के ही, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, Z बराबर लिखेंगे तो E, और यहां पर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के लिए साइन रखना होगा हमें, 1 बाई F इंटू E, है ना। या यदि हम E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z लिखते तो E बराबर कांस्टेंट F इंटू Z, वेयर F इज फैराडे कांस्टेंट। फैराडे साहब अपने आप को यहां पे इंट्रोड्यूस किए, है ना। F इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, है ना। या सिंपल कहें तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो ये कहां से आता है, Q बराबर Ne से आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, they will multiply to 96500 कूलम, दैट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक फैराडे क्या है, तो 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑल्सो फैराडे इज अ बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। फैराडे इज बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। लिखिए फट से।
लिखे लिखे। अब देखिए जेड बराबर ई बाई एफ आ गया ना, कौन था पगला गया। W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। सिंस जेड बराबर पड़े हम लोग ई बाई एफ, तो W बराबर ई बाई एफ इंटू क्यू। बोलो W बराबर ई बाई एफ इंटू क्यू। अब W बराबर ई बाई एफ इंटू क्यू के जगह पे आई टी क्या, तो आप सोचना क्या है, बच्चा थोड़े आई टी और एनी भी लिख सकते हो क्या। इक्विवेलेंट बिट निकलेगा कैसे, एटॉमिक बिट बटा वैलेंसी, है ना। ई जो है इक्विवेलेंट बिट निकलना है एटॉमिक बिट बाई वैलेंसी, एटॉमिक बिट बाई वैलेंसी। समझोगे, वेट बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी लिख सकते हैं क्या, यानी वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर ई बाई एफ इंटू क्यू। वॉल्यूम बराबर एरिया गुना थिकनेस लिख सकते हैं क्या, गुना डेंसिटी बराबर ई बाई एफ इंटू क्यू, है ना। और आप लोग को लगता होगा कि ऐसे सर करते क्यों रहते हैं, तो एक्चुअली में ये सब हम क्वेश्चन बनाते रहते हैं। इससे बेसिक क्वेश्चन आपको किताब में होगा ही नहीं कहीं पर। एक सवाल होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे हम आयरन रख दिए, इस पे सिल्वर चढ़ाना है, इलेक्ट्रोप्लेट करना है, कितना थिकनेस मोटाई का सिल्वर का कोटिंग होगा इस पर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। तो ये उसी में थिकनेस निकालने के लिए देता है, एरिया दे देता है क्या। काम हो गया खत्म, इलेक्ट्रोलिसिस खत्म है। अब आप लोग को सवाल बनाना है। ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दो एप्लीकेशन लिखी दूं, क्या बोलते हैं, क्या इरेजर, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग। दूसरा मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रो प्लेटिंग, है ना। पुराने जमाने में लोग चांदी का चम्मच से खाना खाते थे ना, तुम लोग देखियो, ये सुना सुना है कहानी। चांद बहन सब लेने के लिए परेशान। देखो एक्चुअली में ऐसा चेक तो करते नहीं है, हर्ष में खुशी में लोग चाहते हैं कि सब चांदी हो जाए, है ना। तो चंदा मामा के लिए गाना भी गाया था नहीं,
आँख पे लगता है, पूरा का पूरा दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मैम कुछ चमक जा रहा है जी। कैथोड और एनोड बना रहे थे शायद छोटा बड़ा, देख लीजिएगा आप लोग। लाइटिंग का समस्या है, ये पूरा रोज दिखाई नहीं देता है, आँख पे चमकता है। यहाँ पे माइनस प्लस, हाँ कभी कभी उधर से इधर उतारने में भी दिक्कत होता है। खैर अब हो ही गया है, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ ठीक है। अब देखो, हाँ देखो, ये चम्मच यहाँ लगा दिए इस बार, है ना, लोहा का चम्मच है। हाँ लोहा का, किसका, नहीं लोहा का चम्मच लगा, हाँ। और इसमें सॉल्यूशन है सिल्वर का, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर सल्फेट कुछ भी, है ना। अब देखो AgCl का यदि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो डिपॉजिट क्या होगा, तो बोलेंगे सर सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो सिल्वर इस तरह से यहाँ पर फेनोमेनल यहाँ पे ये प्रेजेंट किया जाता है कि इस तरह का एक लेयर सिल्वर का चढ़ जाए ऐसे, इसी फेनोमेनन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अंदर से चम्मच लोहा का है, ऊपर से कोटिंग चम्मच, है ना। ये कुछ दिन में झर ही जाएगा, 2 4 5 साल 6 साल लोग रख देता घर में तो नहीं झरता, है ना। लेकिन है क्या कि यदि इस्तेमाल में आएंगे तो ऊपर का लेयर झरना स्टार्ट होगा तो ब्लैक दिखना स्टार्ट होगा, लोहा का कलर में आ जाएगा, है ना। तो सिल्वर कोटिंग या गोल्ड कोटिंग का कॉन्सेप्ट यही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। थलिया कटोरा जितना भी है, आप कहता है ना कि 1 ग्राम सोना में पूरा एक थलिया का हो जाएगा कि सोना का थाली, है ना। हाँ गोल्ड प्लेटिंग मतलब जो 10 लाख का सोना है वो 1 ग्राम सोना में 10 लाख का सोना बना दिया जा सकता है, मतलब प्लेटिंग करके ऊपर से, है ना। उसका नाम ही रखा है आजकल तो चलन में आ गया ये 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड मतलब आप 1 ग्राम गोल्ड उससे खरीदे हैं और कान वाला, नाक वाला, गला वाला, मांग वाला सब मिल जाएगा। मतलब कि जितना होता है गहना वो 1 ग्राम गोल्ड में सब सोना सोना दिखेगा, ठीक है। बाद में वो सोना है नहीं, 2 4 5 साल तक चल भी जाता है, सोना जैसा दिखता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग, है ना। ये दुकानदार जो सोना और चांदी का जो सामान सब दुकान में रखे रहता है ना डिस्प्ले में, वो जनरली यही सामान रहता है। ओरिजिनल सोना ओरिजिनल चांदी रखता नहीं है, चांदी का गिलास थाली कटोरा सब रखा हुआ है, उसके डिस्प्ले में सोना का कटोरी भी दिख सकता है, लेकिन वो कंप्लीट सोना है दुकान में सारा रखा हुआ, ये यही। चूंकि वो शीशा में रखा है तो उसको कुछ होने भी नहीं जा रहा है, इस्तेमाल तो करता नहीं है, सिर्फ आप भी तो देखते हो बाहर से, है ना। वो निकाल के जो देता है वो दूसरा कुछ रहता है, वो हाथ में भी ना दिखता है। तो दे आर ऑल इलेक्ट्रोप्लेटेड। हाँ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है उसके दुकान में जा करके कि इतना सोना रखा है, बीच में भी कि 10 ग्राम में पूरा दुकान का सोना रखा है वो। तो जनरली वही होता है, नहीं तो उतना रोड पर छोड़ के जाके कोई सोएगा कैसे। घर में थोड़ा सा रख के तो रात भर लोग सोचता है कि कोई घुस ना जाए रूम में, दरवाजा खिड़की सब लगा के खुद ही प्रेजेंट रहता है। और वो उतना लगा करके खुद सूतने चला जाता है ना। हाँ वो तो अंदर में रखता है ये ना बेचने के लिए, अब कर ही लेता होगा। हाँ इट में भी कि वो रोज का आना जाना हो उसके साथ लॉकर के साथ। हाँ तो वो उसको तोड़ने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए, वो है वो ऐसा किया हुआ, तिजोरी में कोट तोड़ लगा के
सब थोड़े करता होगा, कुछ लोग, गार्ड भी रहता होगा रात में अंदर में, क्या उसका सीसीटीवी कैमरा से उसका जो मालिक है वो भी देखते रहता होगा, पटना दिल्ली सबका दुकान एक ही जगह पे नहीं। आजकल ऐसा भी तो है कि यहाँ ज्वेलरी का दुकान है, बाहर में ही सीसीटीवी लगा दिया, दिल्ली या कलकत्ता या मुंबई में बैठ के देख रहा हूँ, जितना आउटलेट है पांचों दुकान देख रहा हूँ, वहीं आसपास का गार्ड, वहीं आसपास का लोकल थाना भी रखा हो, एक आदमी को रख दिया हो कि आप देखते ही रहिए रात भर, हर कोई बंदा इधर उधर घूम तो नहीं रहा वहां पे, तो ऐसे भी चलेगा। ये दो है, ठीक है। अब देखो देखो हम कहाँ से कहाँ चले गए, ये जो एरिया गुना थिकनेस गुना डेंसिटी, ये आईआईटी का भारी सवाल में से आता है, एडवांस तक का क्वेश्चन रहा है, एक बार नहीं, इधर के 10 साल में 2-3 बार रहा है। क्या निकालने देता वो थिकनेस, बोलता है ना कि एक चम्मच है, एक थाली है या एक वेसल है जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया रखता है, बताइए इसमें कितना थिकनेस, मतलब कि कितना का सिल्वर प्लेट करेंगे, इतना देरी करंट डाले, इतना देरी, है ना, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, एरिया गुना थिकनेस गुना डेंसिटी दे देगा, ठीक है। उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का करा दें, जो ज्यादातर आता है। अब जितना सवाल है इलेक्ट्रोलिसिस का आप लोग बताइए हमको, और वहां को कह दीजिएगा डीपीपी के लिए देते हैं कि, वो बता रहे थे सारा दे दिए हैं, आप लोग कहते हैं नहीं देते, थर्मोडायनामिक्स डॉक्टर सब ले लिए हैं, थर्मोडायनामिक्स नहीं, आज ही बोली हो तो आज ही, थर्मोडायनामिक्स उससे पहले जो भी था वो सब दे देंगे। हाँ हाँ। आता होता है नहीं। कुछ नहीं लोग करना चाहता है, पर दिक्कत इतना ही से है, और क्या है, सब कुछ रखा रहता है, अब उसको कंप्यूटर से निकाल के देना है वो भी नहीं संभव है, अपना काम करना चाहिए। हर चैप्टर का सब कुछ रखा हुआ है जी, सब देने के लिए। नहीं, चाहते होंगे कि तुम रोज आओ। हाँ, 2 क्वेश्चन दिए। आदमी काम का दो ही समय में होता है, एक शादी से पहले और शादी के 5 साल के बाद। ये 5 साल जो शुरुआत का रहता है ना, जैसे हमारा एक्सपीरियंस में 2 ठो आदमी का शादी देख, उसको शादी से पहले देखे, शादी के बाद देखे। शादी से पहले तो उड़ उड़ के काम करता है, जो नहीं भी करवाना है वो भी कहता है लाइए सर कर ही देते हैं। और शादी से के बाद पता नहीं ऐसा क्या परिवर्तन है कि हर एक काम बोलो तो उसको बहुत बड़ा काम नजर आने लगता है, अब बाप रे ये वो करना होगा।
अब ये 3-4 साल तक चलते रहता है, इनर्सिया है, एक सोच होगा, और फिर 5-6 साल के बाद फिर वो जो है ना फिर ठीक ठाक हो जाता है। फिर सब कुछ होने लगता है। ये तो इधर में 2 केसेस तो हम खुद ही ऑब्जर्वेशन में है, शायद हम भी ऐसे होंगे जो लोगों को लगता होगा। लेकिन ऐसा है, ऐसा पता नहीं कुछ है ऐसा। पहले सिर्फ जैसे ऋषि का बात है तो निकाल के देता ही नहीं था, लिखता भी था कंप्यूटर पे, लाइन से लिख देते हैं, एक आध पेज लिख भी देता था दिन में कुछ। उसके बाद खाली निकाल के जब लिखवाने दूसरे से लगे तो खाली निकाल के देने में भी परेशान। हाँ मतलब याद ही नहीं रहता है, भूल गया। सोच रहता है एक दूसरा तरह का, सोचते रहता दिमाग दूसरे तरफ। तो कोई भी काम वहां पे बोलिएगा तो टेंशन में आ जाएगा फट से। लग रहा है कि हम जो सोच रहे हैं उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा ऐसे ही कुछ होता है और क्या। तो हम तो देख ही रहे हैं, जो आदमी क्वेश्चन लिख देता था एक पेज में देने के लिए कि बच्चा का क्लास है 6 बजे, क्वेश्चन नहीं है लिख देते हैं, लाइक कंप्यूटर पे लिख देते हैं, बहुत बड़ा काम है का कचरा टाइप का, और शाम तक के निकाल के उसको दे भी देते हैं। पोटेंशियल बच्चों में इतना है, लेकिन आफ्टर दैट लगता है कि लिखवा करके निकाल के देने में यहाँ फत इतना है। तो ये होता है। हाँ हर बार डिस्टर्ब रहता होगा, प्यार में थोड़े रहता है, डिस्ट्रैक्शन में रहता है, डिस्ट्रैक्शन में रहता है, कुछ बात लेकर के टेंशन में रहता है, वो टेंशन ही में जीना चाहता है। देखिए कितना है ये सवाल, एक्चुअली में बाहर से देखने में कैसे बनेगा ये पता नहीं चलता है बहुत आसान, इसलिए लिख के समझाते हैं। कह रहा था हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग, चार्ज कितना लगेगा बनाना। देखिए ऐसे है, 1 मोल अल्मीनियम 3 को अल्मीनियम बनाना है तो 3 प्लस है 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो अल्मीनियम बन जाएगा। तो 1 मोल Al3+ को 1 मोल Al3+ को कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलम, 3 मोल का 3 फैराड, तो आंसर इज 3 फैराड, है ना। या कूलम में 3 गुना 96500 कूलम, समझ आया तो बोलो आंसर। बस यही इतना काम करना है, ये कितना आसान है। ये सिर्फ फैराडे के डिफिनीशन पर है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। कॉपर 2+, इसका आंसर बोल दो अब, 2 फैराडे, इसका आंसर बोल दो 5 फैराडे। ये तो हाल फिलहाल आया Cr2O7 वाला, ये +7 में होगा, +2, है ना, 5 फैराडे। बोलो समझ में आया या फिर शर्माना नहीं है। दूसरा का ये पहले CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम निकालना है। देखो CaCl2 को हम लोग लिखेंगे Ca2+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो ये Ca के रूप में डिपोजिट होगा। तो 40 ग्राम कैल्शियम को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 फैराडे, इन टर्म ऑफ फैराडे ही पूछ रहा है। तो 20 ग्राम कैल्शियम को कितना चाहिए, 1 फैराडे, बस इतना ही सवाल। सिमिलरली Al2O3 है तो Al3+ है, अल्मीनियम बनेगा, तो 27 ग्राम अल्मीनियम को दिख रहा होगा 3 कूलम चाहिए, 3 फैराडे चाहिए, तो 40 ग्राम अल्मीनियम को कितना चाहिए, है ना। 8 को सवाल एनसीईआरटी में है इसी तरह से ऊपर से नीचे तक। बाकी PYQ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक पूरा खत्म कर दीजिए, एक सवाल ना छूटे। यदि सवाल छूट रहा है मतलब बनाने नहीं आ रहा है,
तो बनाना सीख लेना, पूछ लीजिएगा अगले दिन। अगले दिन हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जिसमें कोहलार्च लॉ आएगा। ठीक है, हाँ। अब फिर तीसरा पार्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चंस कर लीजिए आप। आज पढ़ाने से यूट्यूब पे 20 रुपये आया है, शिव संत को थैंक यू।